अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चालू करते हम लोग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, टैक्स इनवॉइस बचा है, मुझे याद है। टैक्स इनवॉइस बचा, टैक्स इनवॉइस ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, बट क्या है, अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश है ना। ये टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, फिर जाएंगे टैक्स इनवॉइस में। और टारगेट रहेगा आज वो भी खत्म करना है। तो बचेगा सिर्फ ई वे बिल, क्योंकि ये टॉपिक में ना ज़्यादा कुछ है नहीं। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला ये टॉपिक नया इंसर्ट किया गया है। पर टीडीएस के कंपैरिजन में ना, टीडीएस में ना कॉन्सेप्ट एक ही था, इसमें भी हार्डली 2 से 3 कॉन्सेप्ट है। पर टीडीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये नया इंसर्ट किया गया है। तो इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स में ना पास्ट पेपर्स वो सब नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो, आप लोग ने हार्डली बोला था क्या, कितना सा 15 पेज ना, तो आप लोग को तो मालूम है अभी 15 पेज में ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्या, रेलेवेंट डेफिनेशन से ये सब करना है क्या, फिर इसी का एनालिसिस नीचे दिया हुआ है, यस नो, इसी का एनालिसिस दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्टली एनालिसिस से चालू करेंगे, तो ऐसे ही आपके 5-6 पेज तो और खत्म हो गए। तो पढ़ना ही हार्डली 8-9 पेज है। ओके, तो सबसे पहला सुन लो, हेडिंग देखेंगे, आप लोग खुद आंसर सोचना क्या होना चाहिए, और फिर चेक करेंगे वो है कि नहीं है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं आगे का पढ़ के। हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस। एक मिनट, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना किसको जरूरी है? हाँ, इंडिविजुअल को नहीं है। कंपनीज आप बोल रहे हो, तो क्या इंडिविजुअल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है क्या? हाँ, ऐसा बोलोगे तो चलेगा मुझे। पर जो जो बिजनेस कर रहा है ना, उनको कंपलसरी है। अच्छा, ये कंपलसरी आपको मालूम है टैक्स में भी एक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी, पीजीबीपी में। ओके ओके, है, आएगा तब आपको याद आ जाएगा। वहां पर भी बोला कंपलसरी, यहां पर भी बोला कंपलसरी। तो यहां पर जो बोला है ना, ये जीएसटी के एंगल से बोला है, जीएसटी के एंगल से बोला कंपलसरी है कि नहीं। तो जीएसटी के एंगल से अगर बोला है ना, तो जीएसटी वाले लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अगर देखो, आप पान वाले हो, आप पान बेचते हो, पूरे साल का टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर आपका 5 लाख है, आप पान वाले हो, आपका पूरा साल का टर्नओवर लाख है, 4 लाख है, क्या करे? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है क्या? आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है क्या? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्यों? ताकि कल अगर ऑफिसर आया, चेक किया कि आपका आउटपुट सप्लाई इतना था, बताओ, आपका इनपुट सप्लाई इतना था, बताओ, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं हो, मैं जीएसटी एंगल से बात कर रहा हूँ, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो क्या मैं बोलूंगा कि तुम्हारा आउटपुट बताओ, तुम्हारा इनपुट बताओ, उसके बाद मुझे क्या करना है? मेरा जीएसटी से कोई लेना देना है क्या? इनकम टैक्स वाले का बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई लेना देना है क्या? तुम बुक्स मेंटेन करो मत करो, बुक्स कुछ मत करो, मुझे कोई लेना देना है क्या? कल बोलूँ, अगर आप रजिस्टर्ड हो ना, रजिस्टर्ड, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपल्सरी। अगर आप रजिस्टर ही नहीं हो, तो कोई लेना देना, जीएसटी वाला बोलेगा येस और नो। समझ रहा है क्या? आप ये मत बोलो सर फिर वो इनकम कम बता रहा है, अरे इनकम टैक्स का बात ही नहीं चल रहा है, जीएसटी का बात चल रहा है। मैं बोलूंगा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब अगर सर जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं तो क्या, कि नहीं समझा? तो सुन लो आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है? अच्छा, घर पे कर सकते हैं क्या? घर पे, घर पे, क्योंकि आप लोग ने इधर थोड़ा सा रीड किया इसलिए तो मैं बताऊं, आंसर इज यस, कर सकते हैं। और अपने यहाँ पर है ना, छोटे बिजनेस लोग हैं ना, लोग यही करते हैं। जैसे कि मेरा भी अकाउंट सब हिसाब किताब है ना मेरे घर पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, घर पे। लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भर धंधा करने का, शाम को जाके अकाउंटिंग कर लेने का। घर पे कर सकते हैं क्या? था आंसर इज ये।
सो इसका मतलब ये है कि घर पे भी बुक मेंटेन कर सकते हैं क्या? लेकिन 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 ध्यान देना, अगर आप बुक घर से मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपका घर भी माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस। और कल जीएसटी ऑफिसर है ना, आपका घर का भी तलाशी ले सकता है, चेकिंग कर सकता है। इसलिए उनके पास राइट है, जहाँ जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है ना, वहाँ पर चेकिंग करनी। कल ये मत बोलना कि तुम घर पे क्यों आ रहे हो, आओ मेरे बिजनेस प्लेस पे। इसलिए आपका घर भी क्या बन गया, आपका प्लेस। तो सोचने का दूसरा तरीका, जहाँ आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन कर सकते हो, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी करो, वो प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा। बट इसको लिखने का या सोचने का तरीका क्या है मालूम है? इधर बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन एट प्लेस ऑफ बिजनेस। तो दूसरा चीज है, बहुत आसान सा टॉपिक है और प्रैक्टिकल है। आप लोग सोचोगे, अच्छा सुन लो ना, आपका आपका बिजनेस है ठाणे में, आपका बिजनेस है दिल्ली में, आपका बिजनेस है बैंगलोर में, और सब जगह से आपका बिजनेस चल रहा है। क्या लगता है आपको, तीनों जगह पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा कि कोई एक जगह पर? सोच के आंसर दो। आप बोलते हो तीनों, आप बोलते हो एक जगह। क्यों तीनों? कुछ सोचा इसके पीछे क्यों? एक्सीलेंट। अरे दिल्ली का ऑफिसर आएगा उधर चेक करने को, मैं क्या बोलूँ, एक काम कर जा ठाणे। तो ऐसा तो मैं उनको नचाते रहूंगा ना, बोलूंगा ठाणे में आया तो बोलेगा एक काम कर जा बैंगलोर। क्या बोलता है मालूम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना तीनों जगह होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों जगह होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों जगह होना चाहिए। अच्छा तीसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों जगह होना चाहिए। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअल जो रजिस्टर में लिखते हैं ना, वैसा होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर रहेगा तो भी चलेगा। एक्सीलेंट है, दोनों चलेगा। ओके, और क्या है इसके अंदर? अच्छा एक मिनट, आपका सप्लाई ठाणे से भी, आपका सप्लाई पुणे से भी है। तो ठाणे अगर मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, तो मुझे एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलना होगा और दूसरा हो जाएगा। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों जगह रखने की एक ही जगह, सेम रीजन। क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर ऑफिसर उधर है तो मैं भगा नहीं सकता हूँ, सब जगह रखना पड़ता है, एकदम इजी। वही सब लिखा है इधर, पढ़ते हैं क्या बोला यहाँ पर, देख लो। हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा मैं बोलूँ ना, जो जो नया टॉपिक है ना, मेरा गट फील है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें से क्या आएगा मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए, हाईलाइट, क्योंकि ना थियोरी है, आप सब पढ़ने मत जाओ। कीवर्ड्स देख लिया ना तो चैप्टर खत्म। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शल कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लॉजिक समझ गया क्या? अनरजिस्टर्ड से कोई मतलब है क्या मेरा? वो भी कहाँ मेंटेन करना चाहिए? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल, where more than one place of business is specified in the certificate of registration। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जहां जहां से आपका सप्लाई हो रहा है सब लिखना चाहिए, हाँ या ना? द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस। मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस। एकदम क्लियर। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, if any document register on any books of accounts belonging to a registered person, और ये भी एकदम खतरनाक है। जैसे मैंने बोला ना, घर पे मिल गया ना तुम्हारे बुक्स, तो क्या मान के चलेंगे बोलो? वही लिखा है, आप देखते जाओ। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब आप प्रूव कर पाए तो, इफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंगिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमाइस। एक मिनट, आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था, एनी प्रीमाइस मतलब घर पे मिला। अदर देन दोस मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दे शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द, हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप वहां से मेंटेन कर रहे हो। दे शैल बी प्रिज्यूम्ड,
मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, हम लोग ये मान के चलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो आप ही का है। डन। बस एक एक करके सोचेंगे क्या होना चाहिए था, फिर देखेंगे इधर क्या है। विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन, बिना देखे। अच्छा, जीएसटी ऑफिसर आ रहा है आपके जगह पर, आया, क्या क्या उम्मीद है उसको, क्या क्या चेक करना है। एक तो अपने दिमाग में बहुत क्लियर है, सेल्स वाला चेक करना है, आउटपुट बोलेंगे। परचेज वाला चेक करना है भाई, तो इनपुट टैक्स मेंटेन करते हो। तीसरा स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, स्टॉक। क्यों मालूम है? स्टॉक में बहुत बड़ा घपला होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से स्टॉक लिखा है, 1 मिनट, बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक लिखा है 1 लाख का। मैं बोलता हूँ स्टॉक मेरे को फिजिकल दिखाओ, चलो तुम्हारे गोडाउन में दिखाओ। मैंने बोला दिखाया, 70,000 का दिखा, क्या गोली मारेगा, बोलेगा 30,000 का किधर गया। 30,000 नहीं है ना, 30,000 नहीं है ना, 30,000 में मान के चलूंगा सप्लाई है, उस पर आपको जीएसटी भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, पेनल्टी भी पे करना है, आगे आने वाला है। क्लियर? स्टॉक भी देखना पड़ेगा। अच्छा और क्या देखूं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना पड़ सकता है? सबसे पहला आउटपुट, फिर एक इनपुट, फिर स्टॉक, और बताओ। और हाँ, कैपिटल गुड्स, एक्सीलेंट। कैपिटल गुड्स आपके जो भी कैपिटल एसेट्स है, मशीन वगैरह, वो भी सब मेरे को देखना है, बराबर है। और अच्छा, जहां पर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका जो भी मैन्युफैक्चर होता है ना, तो उनका ना आपको लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है, प्रोसेस का, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो इधर क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहला प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्या क्या हो रहा है, विच अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन, वो बोला विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड। तो सबसे पहला प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जीएसबी, डन। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक, आपने आईटीसी कहना है, से ये इससे कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट देखो आपके। सर पॉइंट नंबर बी डी ई में फर्क क्या है? पॉइंट नंबर बी और ई परचेज और सेल्स का बात कर रहा है, पॉइंट नंबर डी परचेज के टैक्स का बात कर रहा है, आपने कितना ले लिया। और पॉइंट नंबर ई सेल्स के टैक्स का बात कर रहा है कि कितना आपको पे करना था और कितना कर दिया। आएगा फर्क समझ में? इजी टू रिमेंबर, आ सकता है ये सब की विच डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मेंटेन, 4 मार्क का क्वेश्चन, बहुत आसान है। और सच अदर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी, सच अदर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड है ना, 1 मिनट, कमिश्नर है ना, कमिश्नर, कौन कौन कौन, कमिश्नर के पास ना पावर दिया गया है, सुन लो। कमिश्नर को अगर लगता है ना कि भाई सुन, और भी इसके अलावा बुक्स मेंटेन कर, तो वो बोल सकता है आपको। अच्छा सुनो, उसके पास ये भी पावर है, उसको लगा ना कि यार तेरे को ये जरूरत नहीं है मेंटेन करने का, तो वो बोलेगा मेंटेन भी मत कर। मतलब चाहिए तो बोल सकता है एडिशनल मेंटेन भी कर, अगर चाहिए तो बोल सकता है एडिशनल मेंटेन हाँ कर। वो एक मिनट, मेंटेन करना है वो तो बताएगा कमिश्नर, अगर कुछ नहीं भी करना है ना तो वो भी बताएगा वो। देखो क्या बोला इधर, द कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स or documents where commissioner considers that any class of taxable person is not in a position to keep, क्या बोला, not in a position to keep and maintain the accounts in accordance with the provision of this section, he may for reason to be recorded in writing permit such class of a person to maintain accounts in such a manner as may be prescribed। मतलब अगर नहीं रखना है ना, इज नॉट इन अ पोजिशन, तो मत रखो चलेगा, या फिर उसको कुछ इस तरीके से रखो तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक डेटा सिस्टम में रखने मेंटेन करने नहीं हो रहा ना, एक काम करो, आप रजिस्टर में ना टोटली लिख लो तो भी चलेगा। हमको पावर दिया है कमिश्नर के पास, क्या बोला इधर देखो, कमिश्नर के पास क्या दूसरा पावर दिया है, कमिश्नर के पास दूसरा पावर क्या दिया है, टैक्सेबल पर्सन नॉट इन अ पोजिशन टू कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स।
permit such person maintain accounts in such manner as may be described. डन है क्या? ये डन यहाँ तक? ओके चलो. Additional records to be maintained by a specified person are as under. Additional records क्या बोला देखो. सबसे पहला उन्होंने बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन को और क्या क्या मेंटेन करना. In addition to the particulars mentioned in section 35 ऊपर वाला, the rules also provided that registered person is required to maintain a true and correct accounts of goods which are quoted or additional record में. एक मिनट, सेम कलर से करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है. अलग अलग कलर. एडिशनल रिकॉर्ड में आपने जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया था वो बराबर है. सप्लाईज एक्ट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम. सप्लाईज, एक मिनट, तब आरसीएम वाले लोगों का बात चल रहा है. तो क्या बोला है मालूम है? फर्स्ट चार्ज में आपको टैक्स भरना है, उसका बिल होना चाहिए बराबर है, या बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, या डिलीवरी चलान होना चाहिए, या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट एक्सेट्रा. या ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया. सिर्फ क्रेडिट नोट डेबिट नोट मुझे आपको बताना है. यस और नो? सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांस रिसीव्ड पेड या एडजस्टेड, उसका भी अलग से आपको डिटेल देना है. सर क्यों? एक मिनट आपको याद नहीं रहेगा. इधर लिखो. क्या लिखोगे बोलो ना आप लोग. ओनली फॉर सर्विस रिक्वायर्ड फॉर का इंटरेस्ट किसमें से मालूम है? ये तुमको एडवांस मिला ना, बट सर्विस के सामने जो एडवांस मिला ना उसी में इंटरेस्ट है. गुड्स के सामने मिला एडवांस, उस पर कोई इंटरेस्ट है क्या? तो वहां पर टैक्स नहीं लगता है. क्लियर? पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ. स्टार मार्क करो. मतलब क्या होता है मालूम है? ये देखो, ये डमी बिल लेता है. डमी बिल लेता है आकाश एंटरप्राइजेस से. कल ऑफिसर आया, अच्छा आकाश एंटरप्राइजेस से आपने गुड्स खरीदा है 10 लाख का, वेरी गुड. कॉन्टैक्ट नंबर दो, एड्रेस दो. ये नहीं बोल सकते मेरे को नहीं मालूम उसका, नहीं बोल सकता मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं. बिकॉज ये क्या करेगा बचने के लिए, उस पर अपने बिल पे मोबाइल नंबर नहीं लिखेगा. मोबाइल नंबर कंपलसरी है बिल पे लिखने का. एड्रेस लिख देगा, पर वो बोलेगा मेरे को उससे बात करने का है, मुझे उसका ईमेल एड्रेस दे. ये नहीं बोल सकता है. तो उसका कंप्लीट एड्रेस मेंटेन करना है. समझ में? यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं. नेम एंड एड्रेस बराबर है. नेम एंड एड्रेस किसका? ऑफ सप्लायर फ्रॉम हूम he has received the good services which is chargeable to tax. Name and address of the person to he has supplied बराबर है. तब यहाँ पर आपके पास होना चाहिए सप्लायर का डिटेल्स में नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, और यहाँ पर होना चाहिए आपके पास आपका का डिटेल. नेम होना चाहिए. डन है क्या? एक मिनट. एडिशनल रिकॉर्ड्स में अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा मेंटेन करना है. सबसे पहला आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल रखना है अलग से. अगर आप रिवर्स चार्ज में हो तो आपके पास बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो भी मेंटेन करना चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते मैं तो रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहा हूँ ना, मेरा कोई आउटवर्ड है नहीं, मैं नहीं भरूंगा. करना पड़ेगा. तीसरा, अगर आपको कोई एडवांस मिल रहा है या आपने किसी को एडवांस दिया है या आप कोई एडवांस किसी के सामने सेट ऑफ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, उसका डिटेल होना चाहिए आपके पास. आपके पास सप्लायर एंड कस्टमर का डिटेल होना चाहिए. क्लियर? के बाद आगे क्या बोला? पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर.
इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट along with the particulars of stock stored therein. एक मिनट, complete address of premises where goods are stored, तभी हो सकता है गुड्स जा रहा है और जीटीए वाला ना तब अपने पास पहले गुड्स लेके जाता है और फिर वहां से वो डिलीवर कर रहा है। मंडी में मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई करके। लेकिन जीटीए वाला है ना, हम लोग आगे जाके जीटीए में पढ़ने वाले, जीटीए के अंदर आएगा, जीटीए वाले को करने का जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। जीटीए वाला कितने लोगों का गुड्स रखता है अपने पास, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, गुड्स अपने पास लेते हैं और फिर वहां से लोग डिलीवर करते हैं। लेकिन सप्लायर को क्या बोला मालूम है, तेरे को मालूम होना चाहिए कि तेरा गुड्स कहाँ, शुड हैव अ कंप्लीट एड्रेस। क्या बोला, यू शुड हैव अ कंप्लीट एड्रेस। एड्रेस इसका जहां जहां आपका गुड्स स्टोर्ड है, जहां जहां आपका गुड्स स्टोर्ड है। पांचवा चीज, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। गुड्स स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब समझ गया क्या, गुड्स स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये समझा कि नहीं समझा ये वर्ड मतलब। गुड्स स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट along with the particulars of the stock। ट्रांजिट में जाने के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि वो लेके गया तो नॉन स्टॉप लेके जाएगा, कहीं पर जाके रुकता है, हॉल्ट मारता है, वो जीटीए वाला बोलता है मैं हमारे पास गोडाउन में हमारे रखने वाला हूँ, उसके बाद आपको पहुंचा दूंगा ये गुड्स। आपको मालूम होना चाहिए गुड्स कहाँ पर स्टोर्ड। However, if any taxable goods are found to be stored at any place other than those so declared without the cover of valid document, proper officer shall determine the amount of tax payable as if such goods have been supplied by the मतलब यहां से बैंड बजाने का बात हो गया है। क्या बोला यहाँ पर, इफ टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड, बराबर है, विदाउट कवर ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर देगा, बराबर है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, हम लोग ये मान के चलेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन आपने आपने ये गुड्स सप्लाई क्या है। एग्जाम्पल बी के यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर क्या, बी के यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को, और वो गुड्स ना ए का था, हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो ए ने उसको सप्लाई किया है और आपने आउटपुट टैक्स का चोरी किया है, उस चोरी पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। आएगा समझ में। अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, चोरी हो जाता है ना, कंप्लेन लिखाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर उसने चोरी किया था, हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग ने अगर प्रूफ कर दिया ना यार मेरा गलती थोड़ी है, वो गुड्स गया, भले ही गया मेरे पास से, भले मेरे गोडाउन से गया, लेकिन मुझे, मैंने बेचा नहीं, वो चोरी हुआ था मेरा, तो प्रूफ कहाँ से करोगे, तो आप दिखाओगे देखो मैंने कंप्लेन किया था इस चीज का, कि नहीं समझे, थोड़ा कंफ्यूज समझाता हूँ। कभी भी गाड़ी चोरी हो जाता है, छोड़ो तो ना, मैं एग्जाम्पल समझा, गाड़ी चोरी हो जाता है, गाड़ी, उसको ज्यादा समझ नहीं है ना, तो क्या सोचता है, अरे गाड़ी चोरी जाने दो, चोरी तो जाने दो, चलो। फॉर एग्जाम्पल समझाओ, आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, तो अभी मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी मेरे नाम पे, अब मैंने इसको कल सेकेंड हैंड मेरा गाड़ी बेच दिया, मैंने बोला मेरे को गाड़ी बेचना है, तो एक कस्टमर मिला OLX से, मैंने उसको गाड़ी बेच दिया। अब किसी को ज्यादा मालूम नहीं ना, वो क्या बोलता है ना, मैं अरे यार क्या करना है डॉक्यूमेंट नाम में ट्रांसफर करके, अभी इसको अपना ये गाड़ी मेरे नाम पे, ये गाड़ी इसके नाम पे करना चाहिए, हाँ या ना, नहीं क्या तो क्या होएगा। एक मिनट, पुलिस अब पकड़ते हैं, नाम देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम ये कोई हो, तुम्हारा आधार दिखाओ, पैन दिखाओ, बैंक, नो नो कभी नहीं देखते वो लोग इसके नाम पे। अगर ऐसा होता ना तो कोई खुद के डैडी का गाड़ी भी नहीं चलाता था, फ्रेंड का गाड़ी नहीं चलाता था, इसके नाम पे होना जरूरी है क्या, फिर क्यों, और उसको वो करने में ना खर्चा भी है, ट्रांसफर करने में, फ्री में नहीं होता है, ट्रांसफर करने में खर्चा है, करना है, समझ गया क्या, तो क्यों करना है ट्रांसफर, क्यों करना है, मत करो ना। हाँ तेजस,
वन ऑफ द रीजन, सेकंड रीजन सुन, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। गाड़ी मेरे नाम पे, मैंने दे दिया इसके नाम, पहले चलाते चलाते मौज में एकदम क्या कर दिया, बराबर है। अपने यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, गाड़ी का नंबर से ना डायरेक्ट लव लेटर जाता है घर पे। जब पुलिस आएगा उठाने को, किसको उठाएगा, के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए जो देता है ना उसको घाई है। भाई तू पहला पेपर ट्रांसफर करके ले, पहला गाड़ी तेरे नाम पे ट्रांसफर करके ले, नहीं तो कल किसी को उड़ाया तो मैं फंस जाऊंगा। कि नहीं समझ। सिमिलरली, सिमिलरली यहाँ पर अगर गुड्स कहीं और मिला तो सेल मान के चलेंगे। अगर आप बोलते हो ना कि चोरी हुआ है, जाओ कंप्लेन लिखाओ, जाओ। समझ में आया क्या, कंप्लेन लिखा तो प्रूफ है ना, भाई देख ये मैंने सप्लाई नहीं किया था। अगर आपका कंप्लेन नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, सप्लाई किया था। क्या भरना, जीएसटी भरना, इंटरेस्ट भरना, पेनल्टी भरना, क्लियर, डन। Supplier is required to maintain the following records relating to the stock of goods and taxes. However, supplier who has opted for, yes, green color. Supplier who has opted for composition. एक मिनट, क्या लिखा है, not required to maintain। एक मिनट, कॉम्पोजिशन वाले को भी वही सब मेंटेन करना है, बट उसको क्या मेंटेन नहीं करना है वो दिया है। एक तो देख के समझ ही क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ, क्यों बोलो, कलेक्ट ही नहीं करता तो मेंटेन क्या करेगा। दूसरा स्टॉक, आपको स्टॉक का भी डिटेल, स्टॉक का डिटेल नॉर्मली सबको मेंटेन करना है, तो स्टॉक का डिटेल मेंटेन करने का जरूरत, इसके जितना भी आउटवर्ड है ना उसमें सीधा परसेंटेज लगता है। इसको दो चीज मेंटेन करने नहीं बोला है, कौन सा दो चीज मेंटेन करने नहीं बोला है, नहीं बोला है, कौन सा दो चीज नहीं बोला है, एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा डिटेल्स ऑफ टैक्स। ये याद रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। एक बार फटाफट अंदर से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है यहां से लेकर यहां तक ये आंसर है, ओके। अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड, क्या 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 क्या, गुड्स रिसीव्ड एंड, मतलब जो मिला उसका स्टॉक और जो दिया उसका स्टॉक का डिटेल मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। Accounts of stock in respect of goods received and supplied by him, and accounts shall contain particulars of opening, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, free sample, and then the balance of stock including raw material, finished goods, scrap, waste thereof। क्या लिखा है, अरे यही सब स्टॉक में मेंटेन होगा ना। क्या क्या मेंटेन होगा, सबसे पहले आया, गुड्स आया मतलब गुड्स अपने परचेस किया का डिटेल, और जाने के बहुत सारे रीजन बताएं। एक तो तुमने बेचा, सप्लाइड, और जाने का रीजन बताता हूं क्या क्या है। और जाने का रीजन, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। राइट ऑफ क्या होता है, अरे रखे रखे सड़ गया, रखे रखे ही सड़ गया, तो आप इसको रिटर्न ऑफ या डिस्पोज ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ मतलब वो दिख रहा है उधर, बट बुक्स में उसका वैल्यू आज कुछ है नहीं, तो उसको आप राइट ऑफ बुक्स में कर देते हो। डिस्पोज ऑफ मतलब आप आपके दरवाजे से निकल के घर के बाहर फेंक देते हो, बराबर है। या फिर आप गिफ्ट दे देते हो, या फिर आप फ्री सैंपल दे देते हो। आप ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करोगे, रिसीट मेंटेन करोगे, ये सब इशू है, हाँ या ना, ये सब इशू है। एंड फिर आप क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करोगे, किसका किसका, सबका, किसका किसका, सबका। सब मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्क्रैप, वेस्ट। इजी टू रिमेंबर, डन। चलो वापस से एक बार देखें क्या, कॉम्पोजिशन वाले को क्या मेंटेन नहीं करना है। सबसे पहला स्टॉक और दूसरा टैक्स।
स्टॉक में क्या बोला है, एक मिनट हिंदी में समझ लो अपने लैंग्वेज में। सबसे पहला, जो भी आप खरीदते हो ना, का डिटेल मेंटेन बात नहीं है, या जो भी आपने सप्लाई किया होगा, ओके। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस है, जो रिसीट है, इशू वर्ड नहीं यूज किया है, इशू के बदले में लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, फ्री सैंपल, गिफ्ट, बराबर है, एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये सब डिटेल मेंटेन नहीं करना है। बट ये जो मैं नहीं करना है ना, वो नहीं लिखा है। उन्होंने बोला स्टॉक ऑफ गुड्स में होता क्या क्या है, मतलब अकाउंट्स ऑफ, इसका मतलब क्या, अकाउंट्स ऑफ, इस चीज का अकाउंट्स क्या है, मेंटेन नहीं कर, सर नहीं करना नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है मालूम है, उसने कॉमन ऊपर लिख दिया है, हियर डन। डिटेल्स ऑफ टैक्सेस, वापस से अकाउंट्स ऑफ, बराबर है ना, अकाउंट्स ऑफ क्या क्या है, टैक्स विच इज पेबल इंक्लूडिंग आरसीएम, टैक्स कलेक्टेड और पेड, इनपुट टैक्स क्लेम्ड टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान। सबका भी डिटेल मेंटेन नहीं करना है, वो कॉमन बोला है। तो अपने को एक्सप्लेन किया कि अकाउंट्स ऑफ, डन। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग ये लर्न कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। एजेंट, एजेंट के चाहिए तो ब्रैकेट में आप लोग लिख दो। कभी कभी हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब वर्कर। एक मिनट एक मिनट, आप लोग सोचो, एक मिनट, ये एजेंट है, एजेंट है, आप लोग ऑफिसर हो, ऑफिसर आया एजेंट के पास, क्या क्या उम्मीद रखते हो इसके पास, क्या क्या होना चाहिए। एक्सीलेंट, किससे गुड्स लिया है बताओ, और उसको गुड्स देना है, बराबर है, और ये पढ़ना नहीं है, सोचो ना। चलो उतना सब टिक हो गया, फिर जो अनटिक्ड है वही याद रखना है। एक तो किससे गुड्स खरीदा है, किसको गुड्स, ये दो मेन है एक्चुअली में। एक एजेंट से हम लोग क्या उम्मीद रखे, भाई तू किससे किससे गुड्स खरीदता है दिखा, और किस किस को देने वाला है वो दिखा, या किस किस को दे दिया है वो दिखा। डन है क्या। अब देखते हैं इधर क्या बोला है, एवरी एजेंट shall maintain accounts depicting the particulars of authorization received by him from each principal to receive supply on behalf of such principals separately। के सेंटेंस लिखा है ना, बट अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस पर्टिकुलर्स, एक मिनट, पर्टिकुलर्स में जैसा हाईलाइट करता हूं वैसा हाईलाइट होना चाहिए, देखो पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड, एक मिनट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कहा गया, गुड्स सप्लाइड, हाँ, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स सप्लाइड, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, एकदम सिंपल वे में याद रखेंगे अपन, जो हाईलाइट किया ना वही याद रखना है, उसके आगे मन का कहानी लिखना है आप लोगों को, बराबर। अभी पॉइंट नंबर 1 वापस है, एक तो जब भी आपको अपॉइंट करते हैं ना, तो एक ऑथराइजेशन देना पड़ता है कि मैं आपको ऐसे एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं मेरा, भाई तू बोला ऑथराइजेशन दिखा, परमिट, तो पर्टिकुलर्स ऑफ, सॉरी, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन किसने दिया होगा, फ्रॉम, सर ईच क्यों बोला है, अरे मेरे पास थोड़ी एक ही एजेंट है, मैं बहुत सारे एजेंट का गुड्स बेचता हूं, फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, तो ईच प्रिंसिपल का मेरे पास परमिशन है, मतलब मेरे पास ब्रांड ए, ब्रांड बी और ब्रांड सी तीनों का, देखो इधर लगा के रखा है मैंने, तीनों का सर्टिफिकेट, मैं एक ऑथोराइज्ड डीलर हूं, ऑथोराइज्ड डीलर हूं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, मालूम है लोग एक ऑथोराइज ये देते हो, लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप हमारे ऑथोराइज डीलर हो। कभी भी ब्रांड में भी जाओ, जैसे एप्पल का मोबाइल लेने जाओ, बाकी छोटे छोटे शॉप भी बेचते हैं क्या मोबाइल, हाँ मैं बताता हूँ, हाँ, लेकिन दे आर नॉट ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर मतलब क्या मालूम है, हाँ मतलब
जो एप्पल कंपनी बना के जो देता है ना जिस एजेंट को, जिस होलसेलर को, जिस पर्सन को, वो सिर्फ ऑथोराइज डीलर को ही बेच सकता है, सिर्फ ऑथोराइज। सर बाकी लोग फिर कैसा बेच रहे हैं? वो लोग उस ऑथोराइज डीलर से ले लेते हैं और बेचते हैं, लेकिन ऑथोराइज डीलर के पास ही लीगली पूरा प्रोडक्ट आ सकता है। अभी सुन लो, जैसे एग्जांपल एमरॉन बैटरी, पता है? अगर मैं एमरॉन बैटरी का ऑथोराइज डीलर हूं ना, तो मैं एमरॉन बैटरी कंपनी मुझे प्रोडक्ट देते रहेगी बेचने के लिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फिर अथॉरिटी देती है, और अथॉरिटी देने के लिए मुझे उनके पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टर्म्स कंडीशन से वो फॉलो करना पड़ता है। समझ गया क्या? तो वैसे ही अगर आप एजेंट हो, सबसे पहला ऑथोराइजेशन दिखा दो, यस और नो। दूसरा पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड दिखा दो, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स सप्लाइड दिखा दो, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। तुम क्या डिटेल सबमिट करते हो? तुम बताते रहोगे ना अपने प्रिंसिपल को, मैंने इतना बेचा इतना बेचा, जरा दिखाओ स्टेटमेंट, क्या दिखाते हो आप? तो क्या है नेक्स्ट वाला? डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। एवरी मतलब समझा ना, एक ही प्रिंसिपल होगा क्या इसके पास? नहीं। टैक्सेस पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ, ऑन रिसिप्ट या सप्लाई ऑफ गुड्स इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी। अगर आप भी जो टैक्स पे कर रहे हो ना, हमको उसका भी डिटेल चाहिए बराबर। इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी, इजी, स्टार मार्क करना है। डन हो गया ना। सी वापस से बोला, थियरी है, बट मजे से पढ़ोगे ना तो बोर नहीं होगा, याद भी रहेगा हमेशा। तो क्या बोला यहाँ पर? एवरी एजेंट शैल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। यहाँ से यहाँ तक ये आंसर है। पहला अपने को देखो, कभी भी पढ़ना है, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो, तो वापस से पूरा नजर नहीं आना चाहिए आंसर्स पे, तब एग्जाम के एक दिन पहले या मॉक टेस्ट के लिए। तो अपने को कैसा याद रखना? एजेंट क्या क्या है? सबसे पहला पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, ओके। पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी सप्लाई प्रिंसिपल, टैक्सेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये सब डॉक्यूमेंट रखना है उसको। अब एक बार देख लेते हैं, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब का डिटेल देना है उसको, बराबर है ना? क्या क्या क्या? डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेर एवर एप्लीकेबल। डन। और वही नीचे भी लिखा है। आगे बढ़े। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को क्या रखना है? ए मैन्युफैक्चर को क्या रखना है? गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, क्वांटिटेटिव डिटेल सब रखना पड़ता है, बराबर है? कितना क्वांटिटी खरीदते हो, देते हो। अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, मतलब अदर रिकॉर्ड्स मतलब जो हम लोग ने बात किया ना सर, अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स मतलब नहीं समझा, इधर इधर इधर। अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड का मतलब इसके अलावा, तो ये तो सबको मेंटेन करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? सबको मेंटेन करना है। अब हम लोग ना कैटेगरी पर रहे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको ये मेंटेन नहीं करना है, कुछ लोग कैटेगरी होंगे जिसको ये मेंटेन करना है इसके अलावा भी। ये तो हम लोग ने इसमें पहला पढ़ा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को बोला है, ए रजिस्टर्ड पर्सन सुन, तुझे और भी कुछ मेंटेन करना है इन सब के अलावा। सबके अलावा मतलब इनके अलावा, सबके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन तुझे और भी कुछ मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आरसीएम में है, एडवांस का, बराबर है, सप्लायर का डिटेल, कस्टमर का डिटेल, और अलग अलग प्रीमाइसेस में जहाँ पर आपका गुड्स है स्टोर। डन। रजिस्टर वाला बोला, समझ गया मेरे को। नेक्स्ट कंपोजिशन, ए कंपोजिशन वाले सुन, ये मेंटेन नहीं करना है, ये मेंटेन नहीं करना है, दो चीज, स्टॉक और टैक्स। हो गया, ये रिवीजन हो रहा है। ए एजेंट सुन, तुझे क्या क्या मेंटेन करना है, ये सब तुझे मेंटेन करना। मैन्युफैक्चरर सुन, तुझे क्या मेंटेन करना है या नहीं करना। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, every registered person manufacturing goods have to maintain क्या क्या? monthly production accounts, monthly production accounts showing quantitative details, showing क्या क्या? quantitative details of raw material या services which is used in the manufacture, and quantitative details of goods so manufactured, including waste and byproducts. Done. फ्रीक्वेंसी समझ गया? मंथली, मंथली, मंथली सर किस किस का? एक तो आपने, एक मिनट, एक मिनट, मैन्युफैक्चर मतलब मंथली, मंथली सर क्या?
प्रोडक्शन डिटेल्स, एक मिनट सर, प्रोडक्शन डिटेल मतलब आपका क्वांटिटेटिव डिटेल चाहिए, किसका? रॉ मटेरियल कितना यूज किया और यूज करने के बाद कितना आपने मैन्युफैक्चर किया, मुझे ये डिटेल चाहिए। मंथली प्रोडक्शन डिटेल क्वांटिटेटिव डिटेल होना चाहिए, किसका? रॉ मटेरियल कितना यूज किया और रॉ मटेरियल यूज करके आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, और बनाने के वजह से आपका कितना अगर वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट निकला ना, वो भी आप बता देना मुझे प्लीज। डन, लिख लो। अलग अलग तरीका सबको याद रखने के लिए है। क्या हो गया बोलो? मैन्युफैक्चर वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसको देखो कैसा है, सी अपने आप लोग ने इसको कस्टमाइज भी करोगे तो चलेगा, बट क्या मालूम है, जो भी लिखो ना उसको 4 से 5 बार बोलो, नहीं तो अपना लिखा हुआ अपने को नहीं समझेगा। 4 से 5 बार बोलो, याद रहेगा, और फिर आदत हो जाएगा तो अपने को इजी लगेगा। जैसे एम स्क्वायर एन टी, अभी मैं वापस से इसके लिए नया एब्रीवेशन बनाऊंगा ना, शॉर्ट फॉर्म, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बट वही नया वाला अगर मैं 50 बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो एक कुछ भी लिखो बट उसको बार बार रिवाइज करो, फिर बहुत इजी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर को मंथली प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटेटिव डिटेल देना है, किसका? ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज करके जो आप फिनिश गुड्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका भी डिटेल देना, और मैन्युफैक्चर करते करते वेस्ट तो होगा ही ना, तो कितना वेस्ट हुआ वो भी बताओ, और कितने बाय प्रोडक्ट्स निकल गए वो भी बताना आप, उसका भी डिटेल होना चाहिए। डन, ओके। सर्विस प्रोवाइडर, देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर से क्या उम्मीद है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज हैज टू एडिशनली मेंटेन, एडिशनली मैं समझ गया ना, इसके अलावा, वो उसके अलावा अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्या बोला है? क्वांटिटेटिव डिटेल किसका? ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज। एक मिनट, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर, एक मिनट सर, एग्जाम्पल तो दे दो इसका ताकि याद रहे। एक मिनट, सर्विस प्रोवाइडर, मैं घड़ी बनाने वाला हूँ, घड़ी रिपेयरिंग वाला, सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। सबसे पहला मेरे पास डिटेल होना चाहिए, मैं कितने घड़ी रिपेयर कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ गुड्स जिसके तरफ मैं सर्विस दे रहा हूँ, नंबर 1। उस घड़ी में मेरे को बैटरी यूज हो रहा है, बराबर है ना, सेल यूज होता है। खरीदने के टाइम पे इनपुट टैक्स, कितना इनपुट टैक्स लगा और कितना मैंने आउटपुट टैक्स चार्ज, या कितना सर्विस मैंने सप्लाई किया। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 तो इजी है, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज्ड मतलब हो सकता है मैंने किया या फिर मैंने मेरा लेबर लोग रखा है, यस और नो। मेरा शॉप है, मैं काम नहीं करता हूँ, मैंने लेबर लोग रखा है। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाइड, जी, एक इनपुट एक आउटपुट। और तीसरा क्वांटिटी, कितने गुड्स के लिए आप कर रहे हो, कितने घड़ी के लिए आपने काम किया है, कोई डिटेल देना पड़ता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एग्जाम्पल शॉप वाला, एग्जाम्पल वॉच वाला, वॉच पैर वाला। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या आ रहा है आपके दिमाग में, बताओ ना, तो आता रहेगा ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, वर्क्स, परफेक्ट, एक्सीलेंट। आपने बोला सर मटेरियल लेबर होता है, एक्सीलेंट, ओके। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल और लेबर दोनों यूज कर रहे हो। एक मिनट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कोई ना कोई तो देता है आपको,
अगर आपको कॉमन एरिया का दे रहा है तो गवर्नमेंट देता है, बराबर है ना। अगर कोई सोसाइटी का दे रहा है तो बिल्डिंग वाले लोग देते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन भी अपने घर का दे सकता है। आया ना, मटेरियल लेबर जहां जहां यूज हो रहा है। सबसे पहला काम किसने दिया वो बताओ, उसका डिटेल होना चाहिए। आया ना, तो इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहला, on whose behalf the contract is executed, on whose behalf contract is executed. दूसरा, goods and received input, received और utilized, goods and service utilized। एक मिनट, आपने कितना गुड्स इसमें से खरीदा और कितना गुड्स इसमें इस्तेमाल किया है, कितना पैसा आपको मिला, बराबर है। और सप्लायर का नेम एंड स्टार मार्क करना है, डन। डन। इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। क्या बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वालों को, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को सबसे पहला ये काम किससे मिला है, ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, बिल्डिंग वाले ने दिया है क्या। तो बिल्डिंग वाले का हो सकता है गार्डन का काम करना है, या फेंसिंग का काम करना है, बाउंड्री बनाते हैं ना फेंसिंग, बराबर है। या फिर आपको रोड का काम दिया हुआ है या ब्रिज बनाने का काम दिया, गवर्नमेंट से आया है क्या, या स्कूल ने दिया है क्या, या कॉलेज ने दिया है क्या, या एक इंडिविजुअल ने अपने घर का दिया है क्या। तो किसने दिया है उसका डिटेल मेंटेन रखना जरूरी, क्लियर। आपने गुड्स कितने, गुड्स या सर्विसेज कितने खरीदे, वो कितना खरीदने के बाद यूज किया, खरीदा एक ठीक है, खरीदोगे तो बहुत सारा, बट उसमें से यूज कितना किया, यूटिलाइज्ड। ओके, पैसा कितना मिला, और डिटेल्स ऑफ सप्लायर। अच्छा, इतना कीवर्ड याद रहेगा ना तो अपने आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आप लोग, क्लियर। डन। कस्टोडियन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, एक काम क्या करते हैं ये लोग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट काम क्या करते हैं ये लोग। हाँ, सुना है कि नहीं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, सी एन एफ एजेंट बोलते हैं इनको, सी एंड एफ एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सुना नहीं है कभी आप लोगों ने। ओके, नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है। हाँ, आपका गुड्स अगर आ रहा है ना बोट से, जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ना अपने घर वाले को लेने, वैसे अपने गुड्स को लेने को ना आप आपके वेसल के एरिया में या पोर्ट में आप नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। गुड्स आएगा कैसे, एजेंट जाता है वहाँ पर, जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सी एंड एफ एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो उनको एक लाइसेंस इशू किया होता है कि आप लोग ये एक लीगल पर्सन हो, आपको एंट्री मिलेगा इधर पोर्ट पे। तो और वो बहुत मिनिमम चार्जेस लेता है क्लियरिंग करवाने का अपने से। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट गुड्स क्लियर करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, ये मेन काम है। देखो क्या बोला है, एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर गुड्स, क्या बोला, कस्टडी ओवर, कस्टडी उसके पास है एजेंट के पास, एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर गुड्स इन कैपेसिटी ऑफ अ कैरियर और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट फॉर डिलीवरी और डिस्पैच टू रिसिपेंट, टू रिसिपेंट मतलब थर्ड पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ए रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने बोला ए सीएनएफ चाइना से गुड्स आ रहा है, काम करना प्लीज, वो गुड्स लेके आप डिलीवर कर देना बी को। क्या बोला है पहले ना, ऊपर से मीनिंग समझाया है, मीनिंग समझाया है, क्या मीनिंग समझाया जरा देखो। एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर गुड्स, बराबर है, फॉर, क्यों कस्टडी उसके लिए, फॉर डिलीवरी, किसको डिलीवर करना है, टू रिसिपेंट, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां तक मीनिंग समझाया, यहां तक तो उन्होंने मीनिंग समझाया है। अब आगे बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करना है, शैल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड, ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड किसके लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम, उसके पास क्या गुड्स है उसका डिटेल, बराबर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन।
and produce the details thereof and when required by proper officer. ऑफिसर ने बोला ना भाई, ए एजेंट, चोरी का तो माल नहीं है ना, दिखा जरा, तो दिखाएगा, ये देखो ए गुड्स, इसका बिल क्लियर है, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो उसके हाथ में गुड्स है ना रजिस्टर्ड पर्सन का, उसका उसके पास डॉक्यूमेंट होना। ओके, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ओनर या ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर। भिवंडी में ना, भिवंडी में, भिवंडी मालूम है अपने, वेयर हाउस का हब है, हब, सारे बड़ी बड़ी कंपनीज का वेयर हाउस है वहाँ, वहाँ से ही सप्लाई होता है, आया ना, वहाँ से सप्लाई होता है। अच्छा वेयर हाउस, अब सुन लो ना, सुन लो ध्यान से, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वेयर हाउस ऑपरेट कोई और भी करता है, जरूरी नहीं कंपनी करे। वेयर हाउस ऑपरेट करने के लिए ना एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्टीज। एकदम रियल एग्जांपल दूं, अभी मैडम भी ना, इनके लिए ना, ये जो वेयर हाउस ऑपरेटर जो उनका मेन है ना, वहां पर मेन उनका काम हैंडल करते हैं, यहाँ पर अभी जो मेन हैंडल कर रहे हैं गीता मैम, वेयर हाउस का सर्विस देते हैं वो लोग। वेयर हाउस का सर्विस देते हैं मतलब, जैसे कि एग्जांपल, सबको वेयर हाउस लगता है, बोट कंपनी मालूम है, बोट हेडफोन देता है, उसको भी वेयर हाउस लगता है। कपड़े मैन्युफैक्चर करता है, उसको भी वेयर हाउस लगता है। मैं जिस कंपनी में था, फुटवेयर, इला ब्रांड, उसको भी वेयर हाउस लगता है। और ऐसे नहीं, छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं, बड़ा बड़ा वेयर हाउस रहता है, एकदम बड़ा बड़ा। सर मैनेज क्या करना है, गुड्स जब आता है ना प्रॉपर रखने के लिए, बराबर है, रिटर्न्स आए तो प्रॉपर स्कैनिंग करके उसको अलग से लॉट में रखने के लिए, सीजन वाइज रखने के लिए, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर गुड्स डिलीवर करने के लिए। अब ये सब जो मैनेजमेंट का काम है ना, कंपनी वाला बोलते हैं यार सर दर्द है, मेरे को नहीं करना है, तो कोई कोई कंपनी लोग वेयर हाउसिंग का सर्विस भी देते हैं, वेयर हाउसिंग का। तो अब वेयर हाउसिंग का सर्विस दे रहे हैं, अच्छा वो लोग एक कंपनी को देते हैं कि बहुत सारी कंपनीज को देते हैं ऐसे। वो क्या बोले मालूम है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने क्या बोला, भाई यहाँ से अगर गुड सप्लाई हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, बट अगर आप वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी देते हो या आप ट्रांसपोर्टर हो, आपको, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो चलेगा, लेकिन जीएसटी वाला क्या बोलता है मालूम है, लेकिन प्लीज आप एक एनरोलमेंट नंबर लेना अगर आप रजिस्टर नहीं हो। क्यों? मुझे पता तो चले तुम्हारा नाम क्या है, मुझे पता तो चले तुम हो कौन, हमारा कुछ तो आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना हमारे पास। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मत लो चलेगा, तुमको मगजमारी नहीं करना है, 1 3 बी वो सब का चलेगा, बट क्या करो, एक एनरोलमेंट नंबर ले लेना, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना तो भी तुम सप्लाई कर सकते हो क्या। हाँ सरीज, हाँ इंपॉर्टेंट लिखना है आपको यहाँ। मैं किस बेस पे इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ मालूम है, ये सब प्रैक्टिकली बहुत काम का चीज़ है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ मालूम भी होना चाहिए और एग्जाम में ये चीज़ आना भी चाहिए। ओके, एवरी ओनर, क्या बोला, एवरी और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, समझ गया क्या मतलब, वेयर हाउस अलग है, जो मेन कंपनी है ना उसका बात ही नहीं हो रहा है, ये किसका बात हो रहा है, वेयर हाउस के मालिक का बात हो रहा है। एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ऑपरेटर मतलब जो वेयर हाउस ऑपरेट करता है। अच्छा मतलब सुन लो ना, ऐसा भी होता है, वेयर हाउस का जो जगह है ना वो किसी और का, ऑपरेट करना है और है, और कंपनी कोई और है। क्लियर, एजेस क्लियर है। ओके तो इसलिए बोला ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, एंड कौन, एंड ट्रांसपोर्टर, मतलब दोनों लोग आ गए इसमें, एक तो ये ओनर और दूसरा ये ट्रांसपोर्टर, दोनों लोग आ गए। क्या हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है इधर, irrespective of whether he is registered or not। भाई तूने अगर रजिस्टर नहीं भी किया ना तो भी shall maintain records of, कंसाइनर समझ गया, जिसका गुड्स है, कंसाइनी समझ गया। इसको रिसिपेंट क्यों नहीं बोलते फिर,
जब तक बेचा नहीं तब तक रिसिपेंट नहीं बना वो, कंसाइनी है। कंसाइनर का डिटेल, कंसाइनी का डिटेल एंड अदर डिटेल ऑफ गुड्स, तो मेंटेन करना पड़ता है। डन, तीन ही चीज मेंटेन करने को बोला है उनको, तीन ही चीज मेंटेन करने को बोला है उनको, तीन ही चीज बोला है मेंटेन करने। कंसाइनर का डिटेल, कंसाइनी का डिटेल, गुड्स का डिटेल। डन। ये किस किस को बोला है? दो लोग हो गए। कौन दो लोग? ओनर ऑफ ट्रांसपोर्टर, बराबर है, ओनर ऑफ वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर, ओनर ऑफ वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर, दो लोगों को क्या क्या डिटेल मेंटेन करना? तीन। कौन सा तीन? अच्छा, नहीं रजिस्टर रहा उन लोग रजिस्टर नहीं रहे, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन अगर लोग रजिस्टर नहीं रहे ना, इधर देखो क्या बोला है, एनरोलमेंट इफ नॉट रजिस्टर्ड इन, ताकि तुम्हारा आइडेंटिटी तो पता चल पाए तुम हो कौन, बराबर, इसीलिए if such persons are not already registered they shall obtain a unique enrollment number by applying, एक मिनट, ये फॉर्म भी याद रखना अगर एमसीक्यू में आ गया तो, GST ENR01 at GST common portal. The person enrolled in any other states or union territory shall be deemed to be enrolled in state or union territory. Very important, please इसको भी हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, shall deemed to be, मतलब क्या? मतलब क्या? जीएसटी नंबर जैसा अलग अलग स्टेट के लिए लेना पड़ता, बोलो हाँ ना, तो यूनिक नंबर एक ही बार लेना है, एनरोलमेंट नंबर। ऐसा नहीं है आपने एक बार ले लिया ना, डन। मतलब हमको गवर्नमेंट, जीएसटी गवर्नमेंट क्या बोलता है, मेरे को सिर्फ ये बता कि तू कौन है, तूने अगर नाम बता दिया, मैंने तुझे एक नंबर दे दिया 123, तब तू कहीं से भी दे चलेगा, मेरे लिए अगर 123 काम कर रहा है ना, तो मुझे मालूम है ये पर्सन ये है, सो नो। ऐसे नहीं कि हर स्टेट के लिए तू 123, दूसरे स्टेट के लिए तू 345, ऐसा नहीं है। आपको एक नंबर दे दिया एक स्टेट के लिए, डन, यू आर डीम्ड कि आप बाकी के लिए भी ये यूज कर सकते। क्लियर? सच पर्सन में ऑल्सो अमेंड द डिटेल फर्निश इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, शायद ओनर चेंज हो गया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ डिटेल आपको चेंजेस करना है, आपने जो स्टार्टिंग में दिया था वो चेंजेस कर सकते हो, ऑब्वियस है। सच पर्सन वंस ऑब्टेन्स अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू यूज एनी, शैल नॉट बी एलिजिबल टू यूज एनी, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था ना, इसीलिए लिया आपने, यस और नो? क्लियर? ट्रांसपोर्टर, any person engaged in the business of transporting of goods shall maintain records of goods। एक मिनट, ट्रांसपोर्टर को क्या क्या डिटेल मांगेंगे? कहाँ से गुड्स लेके आ रहा है, कहाँ पर गुड्स लेके जाने वाला, ओके। he shall maintain records of क्या 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 क्या, सबसे पहला गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट, बिकॉज मैंने बोला ना वो क्या, ऐसे नहीं कि वो रात भर 5 दिन तक ऐसा 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 चलाते रहेगा, कहीं पर तो जाके वो रुकता रहेगा ना, और शायद हो सकता है उन लोगों का हर एक जगह बीच में एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा जहां पर वो लोग हॉल्ट मारते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अरे बीच में आज रास्ते पे आज मूड हुआ इधर ही रुकना, इधर ही रुक जाऊंगा, ऐसा नहीं, बिकॉज लाखों करोड़ों का माल रहता है उनके गाड़ी में, तो जिम्मेदारी है, तो उन लोग ने हॉल्ट बनाया होगा, तो आपका जहां जहां हॉल्ट है ना भाई, मुझे वो भी बता के रखो, ऑफिसर का मूड हुआ ना तो गाड़ी लेके सीधा उस जगह पर आएगा वो। आया क्या समझ में? ओके, सो गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड या गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम along with the GSTIN of, along with क्या, along with क्या, GSTIN of registered consignor, consignee for each of his branch। done, done। थियोरी है, आई नो, 2 बार 3 बार रीड करो, गारंटी, समझ समझ के पढ़ो, इमेजिन करके पढ़ो कि तुम ऑफिसर हो, तुमको क्या क्या लगेगा, अपने आप याद होता जाएगा। और आपको मालूम है कि ये ऑब्वियस है, कोई याद ज्यादा रखना नहीं है, बट जो अनकॉमन है बस उसको थोड़ा सा वापस से याद कर लेना, अच्छा ये भी लगेगा, ओके ये भी लगेगा। क्लियर? डन। ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस और अ गोडाउन, खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम लोग ने ऐसा स्किप करके आगे बढ़े, हर एक लाइन देखा हुआ है। और इसमें से मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्या होता है ना
मिस नहीं करना चाहिए कोई टॉपिक। अब इसमें से क्वेश्चन आ गया तो, और ये अकेले पढ़ने के लिए ना बहुत कंटाला आएगा, पूरा थ्योरी है, अकेला पढ़ने को बैठोगे ना तो बोर हो जाएगा, इतना थ्योरी जैसा कैसा करोगे। बट अभी कैसा आराम से हो गया कि नहीं, और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस या गोडाउन, क्या बोला, एवरी ओनर और ऑपरेटर गोडाउन शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच द गुड्स रिमेन्स इन द वेयरहाउस। तो यहाँ पर इस पे फोकस किया, पीरियड फॉर विच गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस, कौन से पीरियड का गुड्स वेयरहाउस में है, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट या डिस्पोजल। ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन शैल स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर एज दे कैन बी आइडेंटिफाइड। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट लिखो इधर, और इस दो वर्ड को हाईलाइट कर लेना। दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज एंड ओनर वाइज, आइटम वाइज एंड मतलब, एक मिनट, आप वेयरहाउस वाले हो, उस वेयरहाउस को ना अपना वार्डरोब मत समझना। क्या बोला आपको, वार्डरोब मत समझना। वार्डरोब का मतलब, हाँ समझ गया, कि कपड़ा लिया डाला, कपड़ा लिया डाला डाला, और बाद में लकी ड्रॉ जैसा ढूंढो, कैसा रखना उसको, किस ओनर का है उसको एक अलग रैक में रखो, उस ओनर का, उस ओनर के भी अगर 4-5 आइटम्स अलग अलग है तो एक आइटम अलग रखो, बी आइटम। कल ऑफिसर आया ना, तो ऐसा नहीं है कि अरे रुको यार ढूंढना पड़ेगा, इधर एक काम करो, जाओ आपको भी अंदर ढकलता हूँ, अब ढूंढो, मिला तो मेरे को भी बताओ। तो आपको गुड्स कैसा मेंटेन करना है, सबसे पहला आइटम वाइज एंड ओनर वाइज बोला है रखने को। आप दूसरे का अगर गुड्स रख रहे हो तो कैसा रखना है आपको, आइटम वाइज एंड ओनर वाइज, एंड शैल फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड शैल फैसिलिटेट एनी फिजिकल verification or inspection by proper officer, and not like your wardrobe, just याद रखने के लिए। Done? How accounts and records will be maintained, records may be maintained manually, records may be maintained manually का मतलब चलेगा, आज के डेट में भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मैंने आपको तक इनवॉइसिंग पढ़ाया नहीं है आपको। इनवॉइसिंग कहाँ कहाँ कंपलसरी होता है अभी बताऊंगा, ये जैसे खत्म हो जाएगा ना अभी, फिर वही करना है अपने को, ई इनवॉइसिंग करना है, डेबिट नोट क्रेडिट करना, वो भी खत्म हो जाएगा। बट मैंने उसलिए टच नहीं किया क्योंकि उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर्स ना बहुत है, तो हम लोग कब तक करेंगे, जब तक टाइम अपने को अलाउ करेगा। अगर टाइम अलाउ पूरा एंड तक करा तो वो पूरा एंड तक करूंगा, क्वेश्चन 30 35 40 जितने भी क्वेश्चन है, बट इसका तो फटाफट हो जाएगा। चलो, तो ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स, ईच वॉल्यूम लिखा है, ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स मतलब सुन लो ना, मतलब आपको मल्टीपल बुक्स रखना अलाउड है, बट वो मल्टीपल बुक्स भी सीरियली नंबर होना चाहिए। आते ना, अलग अलग काउंटर में अगर बैठे हुए हैं तो अलग अलग बुक दे सकते हैं क्या उनको, आंसर इज यस। तो ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैन्युअली बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर्ड। सिंपल है, आपको याद रखने का कुछ जरूरत ही नहीं, याद रहेगा। records may be maintained in electronic form, may be maintained in electronic form, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कंप्यूटर के अंदर भी मेंटेन कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड, अच्छा जो जो मालूम है उसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम वो वापस से पढ़ने का जरूरत है नहीं अगर टाइम कम है तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डन, registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form stored in any electronic device, and records so maintained shall be authenticated by means of, अंडरलाइन कर लेना, shall be authenticated by means of digital signature, such accounts in electronic form मतलब ऐसा रीड करना है, accounts in electronic form shall be authenticated by proper electronic backup, स्टार मार्क करो, इधर पॉज लेना है। कंपलसरी कर दिया है। ऑफिसर आया चेक करने को, एक मिनट, ऑफिसर आया चेक करने को, क्या बोला मालूम है, अरे कल ही आग लग गया, सॉरी कोई मेरे पास गुड्स है ही नहीं। रूल है, रूल क्या बोला उन्होंने,
आपको बैकअप रखना चाहिए। क्या बोला? बैकअप रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन एंड सच रिकॉर्ड्स इन सच अ मैनर। ये आईटी में पहले सिखाते थे, क्या मालूम है? और एक मजेदार पॉइंट, और बैकअप को भी ना उस जगह पर मत रखो जहां पर आपका प्लेस है, तो जला ना तो बैकअप भी साथ में जलेगा, तो बैकअप हमेशा एक अलग जगह पर सेव होना चाहिए। Proper electronic backup of records shall be maintained and preserved in such a manner in the event of destruction of records due to accident or natural cause. Information can be restored. Information can be accident or natural cause. The information can be restored within a reasonable time period. बराबर done. A registered person maintaining electronic records shall produce on demand the relevant documents duly authenticated by him, hard copy or in any electronical readable format. Electronically readable हो सकता है आप लोग ने उसको फॉर्मेट है आपका वो रीडेबल नहीं है। आपने एग्जाम्पल, आप साउथ इंडियन हो और आपने सब साउथ इंडियन फॉर्म में रखा है डेटा, मतलब गुजराती हो, गुजराती में नंबर भी अलग लिखते हैं, पे चार क्या क्या लिखते हैं, वैसा लिखा है, और इसको गुजराती आता नहीं है, तो ही कैन डिमांड कि आप उसको क्या कर दो, रीडेबल फॉर्मेट में हमको करके दे दो। कैन डिमांड क्या बोला यहाँ पर कि हार्ड कॉपी मांग सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। Where the accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall on demand provide the details of, हाँ ये भी स्टार मार्क करो। आप लोग तो मोबाइल में पासवर्ड रखते हो, जब बड़े हो जाओगे तो इमेजिन कंप्यूटर पे कितने पासवर्ड रखोगे आप, हाँ या ना? कंप्यूटर में तो पासवर्ड रखोगे रखोगे, और कंप्यूटर के अंदर का डेटा, जैसे कि एग्जांपल मोबाइल में लोग व्हाट्सएप में भी पासवर्ड रखते हैं, बराबर है, फोटो के अंदर भी पासवर्ड रखते हैं, हाँ इंस्टा पे भी पासवर्ड रखते हैं। तो आप हो सकता है आपके कंप्यूटर का तो पासवर्ड रखो, आपने टैली के अंदर भी पासवर्ड लगा दोगे कि और कोई टैली खोल ना सके। अगर ऑफिसर आए ना तो आपको पासवर्ड देना कंपलसरी है, करेक्ट है? तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, वेयर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, वेयर इट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, और डिमांड ऑफिसर कर रहा है, बराबर है, ऑन डिमांड क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड द डिटेल ऑफ सच फाइल, प्रोवाइड क्या, डिटेल्स ऑफ सच फाइल, पासवर्ड ऑफ फाइल, एक्सप्लेनेशन, इसका फोटो क्यों रखा है, बराबर, एक्सप्लेनेशन फॉर कोड्स यूज्ड, आपने कुछ कोड लैंग्वेज में रखा है, आएगा समझ में? वो सब आपको बताना पड़ेगा, फाइल, पासवर्ड, एक्सप्लेनेशन फॉर कोड्स वेर नेसेसरी फॉर एक्सेस एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन which is required for such access along with a sample copy। वो बोलेगा मेरे को एक काम करो, इसका प्रिंट दो, ये जो तुमने अभी पासवर्ड से खोला ना, इसका फोटो, इसका प्रिंट दो, मांग सकता है वो। so access along with a sample copy in a print form of information stored in such, मांग सकता है। here done। एक मिनट, आप अकाउंट्स मैनुअल रखते हो, 100 क्वांटिटी बेचा, कल कट किया, 1000 किया, कट किया 10 किया, चलेगा क्या? तो इरेज करना अलाउड है क्या? ओवरराइट करना अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? देयर इज नो। लेकिन आप सोचोगे सर इंसान है, एंड ऑफ द डे तो हो ही सकता है ना। तो बोला अगर गलती हुआ ना, तो जहाँ जहाँ जितने बार ऐसा हो रहा है, अगर सबसे पहला उन्होंने क्या बोला मालूम है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो, अगर ये द इन्फॉर्मेशन लिखा है, इधर इधर ये द इन्फॉर्मेशन लिखा है, द इन्फॉर्मेशन लिखा है, द इन्फॉर्मेशन, हाँ ये एनी इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ये वाला, तो अगर आपसे गलती होता है ना तो प्लीज ऐसा नहीं करना। सर करना क्या है, अच्छे से कट करना और वहां पर अटेस्टेड कर देना, बराबर है। चेक में भी अगर कुछ गलत होता है ना, ऐसा हल्के से काट करना और साइन करना रहता है, आपको ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, क्लियर? बस वही लिखा है यहाँ पर, वही लिखा है यहाँ पर। अब लिखने का लैंग्वेज देखो कैसा है, नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न। अच्छा ये जनरल बात कर लिया, बट आपके दिमाग में आता होगा ना, ह्यूमन एरर है, हो तो सकता ही है। एनी एंट्री इन रजिस्टर अकाउंट शैल नॉट बी इरेज्ड,
इफेस्ड और ओवर रिटर्न, एक तो ये पहले जनरल रूल बात किया है, डन, समझ गया। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज, हो सकता है ना क्लेरिकल एरर, हाँ या ना, ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन ऑफ क्लेरिकल नेचर शुड बी स्कोर्ड आउट। प्यार से लाइन मारने का, प्यार से लाइन मारो, अंडर अटेस्टेशन, अटेस्टेशन मतलब साइन भी कर देना, एंड देयर आफ्टर करेक्ट द एंट्री शैल बी, नहीं क्या समझ गया, where the register and any other documents are made, मतलब आपको ऐसा खाड़ा खोड़ी करते हुए देखा ना, सीधा आपको पकड़ सकता है, ये क्या किया है, where the register and other documents are maintained electronically, log of every entry, मालूम पड़ा आप बैकडेटेड जाके चेंज कर रहे हो सकता है ना, आप अभी आपको मालूम है ऑफिसर पिछले साल का सब डेटा चेक करने वाला है, तो आज के डेट में आप पिछला डेटा चेक कर रहे हो, ऑफिसर को चाहिए ना कि ये जो एंट्री है, जो शाम को आपने गुड्स बेचा 10 लाख का, उसको देखना है ना ये कौन से डेट को पास हुआ है, उसको दिखना चाहिए, उसको बोलते लॉग, लॉग, लॉग मतलब एंट्री कब हो रहा है, कब डिलीट हो रहा है, कब कब पैदा हुआ, वो दिखना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंपनी भी लॉग बुक मेंटेन करता है, कब आया कब गया, इसी तरीके से एंट्री का भी लॉग डेटा मेंटेन होना चाहिए। लॉग डेटा मतलब कब एंट्री हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो डेटा, ये नहीं बोल सकते यार यार मालूम ही नहीं, यार उसको लगेगा ना कोई भी, क्योंकि प्रैक्टिकली तुमने लास्ट ईयर तक ये डेटा कर दिया होगा और मालूम पड़ा मैं आने के 2 दिन पहले ये एंट्री पास हुआ है, क्या पकड़ेगा वो आपको, आएगा क्लियर। यहाँ पर क्या बोला है पहले, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड डिलीटेड शैल बी मेंटेन्ड, डन। डन। accounts maintained by a registered person, accounts maintained by a registered person together with all invoices, bill of supply, credit note, debit note and delivery challan relating to the stock deliveries blah 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 shall be preserved, shall be preserved for a period, 1 minute, for a period as provided, लिखा है ना, 1 मिनट पहला मैं लिख लूं, आगे आने वाला है, आगे आने वाला है, मैंने यहीं पर आपको समझा दिया। मतलब क्या, आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना सर, कौन से डॉक्यूमेंट्स, अरे सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, इनवर्ड का आउटवर्ड सब माल के रखना, कितने साल तक, 6 years या 72 months, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कब से 6 मंथ चालू होता है, इसमें एक्सेप्शन भी है, वो आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म, डन, यहाँ तक इजी। एंड शैल वेयर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन मैन्युअली, क्या बोला, अगर आप मैन्युअली मेंटेन करते हो तो इट शैल बी केप्ट एट एवरी रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ऊपर भी समझाया था, हाँ या ना, एंड इट शैल बी एक्सेसिबल एट एवरी रिलेटेड प्लेस, मतलब ऑफिसर को नचाने का नहीं है, वेयर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड, तब की अगर 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 मैनुअल है तो उसके रिलेटेड प्लेस में वो कॉपीज होना चाहिए, अगर डिजिटल है तो कहीं से भी एक्सेसिबल होना चाहिए, समझ रहा वर्ड में फर्क, ओके 1 मिनट फिर से, अगर मैनुअल है तो रिलेटेड प्लेस में होना चाहिए अवेलेबल, अगर वो डिजिटल है तो एक्सेसिबल होना चाहिए, नहीं नहीं झालं नहीं मैडम, वो बचा है 1 मिनट, तो क्या कर रहे हैं अभी, अकाउंट्स ना, जैसे सेव करके रख रहा हूँ, बाकी कुछ, चलो डन। What are the consequences of failure to maintain accounts, मैं बता दिया,
आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको कोई भी गुड्स कम मिला, क्या मान के चलेंगे? सप्लाई। और क्या हो जाएगा? जीएसटी, इंटरेस्ट। सर ऐसा कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने सेक्शन सेक्शन करके डाल दिया है, सेक्शन के अंदर सजा होगा बस। देखो क्या बोला है, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड्स और मीन्स शॉर्टेज इन गोडाउन, याद आने के लिए आपको, बराबर ना, शॉर्टेज इन गोडाउन। तो हम क्या, विल बी assumed to be I, बराबर है। हम लोग क्या मान के चलेंगे इसको, या फिर विल बी अज्यूम टू बी ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिख दो सप्लाई है ये अपना, क्या मान के चल लेंगे, यस और नो? ओके, where registered person fails to account for the goods and the services in accordance with the provision, the proper officer shall determine the amount of, क्या बोला, shall determine the amount of tax, बराबर है, that are not recorded, वही ना, जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया वो क्या डिटरमाइन करेगा उस पे, टैक्स। क्या डिटरमाइन करेगा उस पे, टैक्स। as if such goods have been supplied, as if such goods have been supplied, as if such goods have been supplied, and provision of section 73 and 74 shall apply, done, खत्म, क्लियर? फिर इसमें चलो, पीरियड ऑफ रिटेंशन, 1 मिनट, इसमें याद क्या रखना है, 6 years तक रखना है। सर कब से? 1 मिनट इधर ध्यान दे तो फिर इजी हो जाएगा। आपका ईयर जो भी एंड हो रहा है अप्रैल से मार्च, उसका एनुअल रिटर्न कब करना पड़ता है? तो ना क्या रे, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से 6 साल तक, ईयर क्या मतलब 1 जनवरी से। आई रिपीट, मतलब लॉजिकली वो भी 1 साल मिल गया, बट उस साल में आपका काम चल रहा है, तो आपका जो भी ईयर का एनुअल फाइलिंग होगा ना, तब से 6 years है। नंबर 1, एक चीज यह याद रखना है, डन। दूसरा चीज, 6 साल तक बुक रखना है, 5 साल हुआ, ऑफिसर आ सकता है क्या आपके पास? आ सकता है, क्या बोल सकता है क्या 5 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आपके पास होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ लिया ऊपर, बोला दिखाओ, हरी झोल क्या है, मैटर चल रहा है, चेकिंग चालू है, चेकिंग चालू है, साल निकल गया, साल 2 साल 3 साल चलते रहता है, मैटर चलते रहता है, इंडिया है, साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, 2 साल के बाद पूछा, अरे वो डॉक्यूमेंट लाके दो, ये क्या बोल रही है मालूम है, क्यों नहीं है, नहीं चलेगा। अगर आपका कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है ना, तो आपको 1 मिनट, अगर आपका कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है ना, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हो जाए, सर क्लोज हो जाने के बाद फेंक दो चलेगा ना, क्लोज होने के बाद भी 1 साल रखना है। मैटर अगर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 साल रखना है, डन, खत्म हो गया। मतलब क्या बोला सुन लो ना, 1 मिनट, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर पहले हुआ तो मतलब 6 साल है, 3 साल में काम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया तो बोलो 3 साल में इन्वेस्टिगेशन हो गया तो 1 साल के बाद फेंक दे, तो कंक्लूजन बोलू, कंक्लूजन सुन लो, 2 पॉइंट बताना है मुझे, दोनों पॉइंट सुन लो अब। पॉइंट नंबर 1, आपका जो 6 years रहेगा ना, इट विल बी फ्रॉम एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डन। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो सिचुएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करना चाहिए, 1 or 2 whichever is later, 1 or 2 whichever is later, 1 is 6 years, second is 1 year from closure of investigation, 1 year from closure of investigation whichever is later, done। ये 2 ही पॉइंट समझाना है इसमें, एकदम क्लियर। देखते हैं अब, every registered person is required to keep and maintain books of accounts in accordance with the provision of section 35, shall retain them
shall retain them कब तक? until expiry of 72 months. एक मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर्स पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स. क्लियर है क्या एकदम? from the due date of furnishing of annual returns, from the due date of furnishing अभी मैं बार बार लिखा नहीं हूँ बिकॉज लास्ट डे, अब तक तो तुम मैच्योर हो गए हो कि 31 दिसंबर याद रहेगा, 30 नवंबर याद नहीं रहेगा. बराबर, तो मैं लिखा था यहाँ पर कि लिखो 31 दिसंबर, बट जब शुरू होता ना तब लिखना पड़ता है जहाँ जहाँ एनुअल रिटर्न आएगा. डन. However, a registered person who is party to an appeal or revision or any matter or any proceedings before any appellate authority or revision authority or appellate tribunal or court, का मैटर है, सब जगह कहीं पर भी मैटर चल रहा है, whether filed by him or by commissioner or is under investigation. अरे मेन मुद्दे पे तो आओ, यहाँ से मेन मुद्दा चालू हो रहा है, यहाँ से मेन मुद्दा चालू हो रहा है. क्या बोला? he shall retain books of accounts and other records pertaining to subject matter of the appeal. कब तक? एक मिनट, कब तक? बराबर है, for a period of 1 year after final disposal of such appeal. 1 year for a period of final disposal of appeal, or for the period specified above, whichever is later. मैं कोई एग्जाम्पल देके वो नहीं लिखा रहा हूँ, बट आप लोग इमेजिन करके समझ पा रहे हो ना. तो आपको एग्जाम्पल दो, डेट, ये डेट से ये डेट तक इन्वेस्टिगेशन हो गया. क्लियर, इजी, चैप्टर खत्म. आया मजा? थियरी वाला टॉपिक खत्म. डन. ओके. अच्छा, वापस क्वेश्चन आंसर्स आने वाला है, बट क्वेश्चन आंसर्स भी क्या है मालूम है? रिवीजन ही होने वाला है. कॉन्सेप्ट सब आप लोग को आता है, एक बार रिवीजन करते हैं अपन, वापस से इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं लास्ट बार. हु इज प्रिपेयर्ड, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आप लोग बोल दो इसका आंसर. एक्सीलेंट. एंड एट विच प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. हम लोग ने बोला था प्रिंसिपल, तो लिखने के लिए ऐसा लिखा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. मॉड्यूल का सेम लैंग्वेज. सेकंड, मिस्टर सूर्य कुमार यादव, बराबर, is engaged in the business of trading of mobile. He is eligible for composition scheme and has opted for same. composition में क्या कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मेंटेन नहीं करना है. He seeks your advice which are not required to be maintained. क्या है? अब डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज ऑलरेडी देखा हमने उधर. सर क्या क्या होता है क्या नहीं होता. अकाउंट्स ऑफ हाईलाइट करवाया था. डन. हर्ष मंजुला, डीटी में आपको मंजुला वाला केस मालूम है कि नहीं? बहुत फेमस केस, करेंगे डीटी में डिस्कस, जाने दो. मंजुला एंड हर्ष इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट. ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी मिल सकता है, बराबर है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए मालूम है क्या? से मिला है, क्या गुड्स लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिटेल मेंटेन करना पड़ता है. नेम एंड एड्रेस ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, बराबर है. आया ना, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, चिल चेन होल्ड, बराबर. चिल चेन ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस. एक मिनट, वेयरहाउस बोला तो कुछ याद आता है क्या? क्या याद आ रहा है? एक तो भाई तुमको देने का जरूरत नहीं है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है? क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है? सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं. एक तो किससे क्या, किसको गुड देने का है. ओके, और बताओ. एक मिनट. एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन. अच्छा, आपको ना वो वार्डरोब जैसा नहीं रखना है, वेयरहाउस वाले को तो बोला है, बराबर है ना. तो इधर देखो क्या बोला है. चिल चेन वेयरहाउस शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड
अदर डिटेल्स, मैंने बोला ना तीन ही था, नीचे लिखा था तीन ही चीज मेंटेन करना पड़ता, कंसाइनर, कंसाइनी, अदर डिटेल ऑफ द गुड्स, डन। चिल चेन ऑल्सो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर है। फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ विच शैल रिमेन इन वेयर हाउस, तुम्हारे वेयर हाउस में क्या क्या गुड्स है वो भी बताना है। डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स। एंड चिल चेन वेयर हाउस शैल मेंटेन गुड्स इन सच अ मैनर कि वो आइटम वाइज भी दिख जाए, ओनर वाइज भी दिख जाए, एंड अगर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है उसको भी हेल्प करना चाहिए, फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। डन है क्या? थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को लर्न करने का, डन, बट समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज ऑफ द records are to be mandatory maintained manually, कर सकते हैं कि भाई साहब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, मिस्टर एक्स इज, इट इज नॉट वैलिड इन लॉ ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स एनी इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ डेटा, ब्ला 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 ब्ला, पढ़ लेना, चैप्टर खत्म, डन डन। ब्रेक ब्रेक 5 मिनट ले लो ब्रेक।